नमस्कार, सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी। एसजेएक्स निफ्टी लगभग 18-20 अंक मजबूत है। कल की क्लोजिंग से 5-7 पॉइंट ऊपर खुलने की संभावना एसजेएक्स के लिहाज से बनती हुई दिख रही है। मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों में। अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे अपने संकेत है कल की तेजी के बाद एक्सपायरी से ठीक पहले कुछ और शॉर्ट कवरिंग के। देखते हैं कितनी मजबूती के साथ हम खुलकर ऊपर जा पाते हैं। रुपए की चाल पर भी रखेंगे नजर। अब से कुछ देर में करेंसी मार्केट की होगी शुरुआत। देखेंगे कि आज रुपए में किस तरह का रुझान दिखता है। हाँ, डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास बना हुआ है, कोई खास बदलाव नहीं। 68 रुपए 6 पैसे। कल करेंसी मार्केट में 33 पैसे की कमजोरी, तो कमजोरी कल काफी कुछ हो चुकी है, तो शायद आज हम उतना कमजोर ना हो, थोड़ी रिकवरी हो तो हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो डॉलर इंडेक्स और 103 के नीचे ये तो थोड़ी रिकवरी तो बनती है आज करेंसी मार्केट में भी। ये देखेंगे हम। एक सेक्टर और स्टॉक जो थोड़ा कमजोर हो रहा है, होता दिख रहा है, एसीसी। जैन साहब, सवाल आपके लिए। यूबीएस ने टारगेट बड़ा तेजी से काटा है। 1690 रुपए का लक्ष्य था, सीधा घटाकर 1250। क्या इतने बुरे दिन आ गए इन सीमेंट कंपनियों के? देखिए, प्रॉब्लम तो इस सेक्टर में है। देखिए, जो हाउसिंग डिमांड है उस पे इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, बिल्डर्स की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा है, और रेट कट जो कि उम्मीद थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद रेट कट होगी, जो कि क्रेडिट पॉलिसी में आई नहीं है, और होम लोन्स में भी इतनी बड़ी कटौती आई नहीं अभी तक। तो जब वहां पे कटौती आएगी तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत डिमांड में अपलिफ्टमेंट आए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट्स को अब ये सेक्टर सर्टेनली बहुत वॉच करेगा, क्योंकि बजट, आने वाले बजट में किस तरीके से इंफ्रा पे पुश और दिखाई देता है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी सीमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम, क्योंकि इस सेक्टर में भी काफी कैश में लेन देन होता था, क्योंकि जो बाइंग होती है रिटेल लेवल पे वो कैश में होती है। बाकी इंफ्रा सेक्टर की वजह से ये सेक्टर ऑलरेडी काफी हाईली वैल्यूड था। कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान देना जरूरी है कि पी वैल्यूएशन अगर देखें एक कमोडिटी सेक्टर का, तो वो बहुत ज्यादा हायर साइड पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो वैल्यूएशंस के लिहाज से, क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट इतना करेक्ट करता है और सस्ते वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक मिलते हैं, तो वहां पे वैल्यू बाइंग इंटरेस्ट आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे भी, और अनाउंसमेंट्स सरकार के कैसे रहते हैं, इंफ्रा पुश कैसा रहता है, इंप्लीमेंटेशन कैसा रहता है, रीमोनेटाइजेशन कैसे होता है, उन सब पे नजर बनी रहेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए सीमेंट शेयर पर कमजोरी का रुझान। हालांकि 1250 का जो लक्ष्य यूबीएस ने दिया उसके बेहद करीब ऑलरेडी आ चुका है। 1300 के आसपास है एसीसी का शेयर। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है शुरू। बता दूं आपको किस तरह के रुझान आते दिख रहे हैं। 22 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 30 अंक ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा। और कहां है मजबूती और कमजोरी? इंडसइंड बैंक ये है 4% मजबूत, 2.5% ऊपर आइडिया, 2% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, टाटा स्टील में 2% की मजबूती। इन्फी मजबूत होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। 10% नीचे दिख रहा है एसीसी। इतना कमजोर नहीं होगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं। ओएनजीसी 3% नीचे, आईटीसी 2% नीचे। रुपए की शुरुआत हो चुकी है 68 रुपए 10 पैसे। 3 पैसे की और कमजोरी हुई है। पिछली बार 68.3 से हम रिकवर हो गए थे वहां पर जाने के बाद, लेकिन इस बार 68.7, 68 के नीचे कल क्लोज हुआ है। अभी भी रिकवरी के संकेत है नहीं। 3-3.5 पैसा हम कमजोर है। तो आज देखना होगा। एक राय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर पर ले ही जाएगी फटाफट। आदित्य बताइए, शॉर्ट किसे करना है? वैसे तो कोटक की रिपोर्ट आईओसी पर आई है और वो 400 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन छोड़ दिए। कोटक की रिपोर्ट का इतना फर्क नहीं पड़ता आईओसी वगैरह पे। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्रूड है 55 पे, रुपया हुआ है कमजोर। अगर बेचना हो एचपीवीवी आईओसी, तीनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल, अगर तीनों स्टॉक्स में बेचना है तो मुझे लगता है यहाँ से बीपीसीएल एक सबसे वीकेस्ट एक स्टॉक रहेगा, जिसमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। स्टॉक में 600 का एक सपोर्ट है, वहीं से स्टॉक काफी टाइम से एक वहां पे होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर 600 के नीचे निकलता है, उस केस में हमको लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 545, 540 तक के लेवल उस केस में इसमें देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे सारे ही स्टॉक, तीनों ही बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी अपने सपोर्ट्स के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर बीपीसीएल 600 के नीचे निकलता है, उसी केस में मैं बेचने की सलाह दूंगा, फिर टारगेट ऑफ 550 एंड 540। ओके, तो ये रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर। लेकिन आप देखिए कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो संदीप जैन साहब कह रहे थे कि जैन इरिगेशन का डीवीआर फोकस में रहेगा। देखिए
ये शेयर 3% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में सुनील हाईटेक यहां पर 434 करोड़ रुपए का एक जॉइंट वेंचर कंपनी को ऑर्डर मिला है, ये मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि सरकार का फोकस सबसे ज्यादा किसी एक सेक्टर पर होना चाहिए, तो टूरिज्म पर होना चाहिए। तो टूरिज्म फाइनेंस में देखिए तेजी होती हुई दिख रही है। डीलिंक की एक और ऐसा स्टॉक है जो हमारे एक नहीं दो एक्सपर्ट्स को पसंद है। संदीप जैन साहब की लिस्ट में भी ये शामिल था। देखिए और यहां पर किरण यादव जी को भी ये स्टॉक अच्छा लगता है, तो ये शेयर आज मजबूती के साथ फिर से खुलने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो ऐसा स्टॉक है जो बाजार को संभाले हुए है। देखिए आज भी मजबूती के साथ यहां पर कामकाज की शुरुआत होगी। और बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। कमजोरी कहां हो रही है? ओएनजीसी में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत होने वाली है। इस तरह के संकेत आज प्री ओपनिंग सेशन से देखने को मिल रहे हैं। और गेस व्हाट, आज फिर एसटीसी अपर सर्किट पर ही खुलने की तैयारी कर रहा है। हो क्या रहा है इसमें समझ में नहीं आ रहा। 20-20% के सर्किट, कल 10% का सर्किट, आज फिर 10% का सर्किट पर ये खुलता है। बड़ा सवाल है कि ये सर्किट कब खुलेगा। जैन साहब क्या हो रहा है इस शेयर में, कुछ आइडिया है आपको? देखिए अनिल जी, कहीं ना कहीं एमएमटीसी, एसटीसी ये दोनों कैनलाइजिंग एजेंसी है और इंपोर्ट करती है भारत सरकार के लिए। और गोल्ड में हो सकता है कि जिस तरीके से ड्यूटी कट आती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और एक मुझे ध्यान है इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर चार्ट्स देखेंगे बागली जी या किरण यादव जी, तो 2007 में ये इसी तरीके से नॉन स्टॉप सर्किट लगाते गया था और बेहतरीन मतलब करीब 4 फिगर में पहुंच गया था ये स्टॉक 3 फिगर से। और ये स्टॉक्स चलते तो ऐसे ही चलते हैं, बल्कि एमएमटीसी और एसटीसी में दोनों में से बेटर इनफैक्ट अभी भी मुझे एसटीसी लगता है। और काफी अंडर वैल्यूड थे, काम बहुत है बट इनके साथ वॉल्यूम्स बहुत है, मार्जिन्स बहुत कम है। और कहीं ना कहीं अगर मार्जिन्स बढ़ते हैं और डिमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं इंपैक्ट इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा कम पड़ता हुआ दिखता है। और पीएसयूज ओवरऑल रैली कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयूज की रैली का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, जो भी अंडर वैल्यूड और बहुत ज्यादा पीटे हुए स्टॉक्स थे। और बहुत दिनों की एक सबड्यूड मतलब एक मूव के बाद और एक ब्रेकआउट दिया है, कहीं ना कहीं इसमें बाइंग आ रही है। और स्टिल मैं इतना कुछ बोल गया बट मैं अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जो राइट रीजन है वो क्या है। ढूंढ ही रहे हैं। हमने भी सब जगह अपने घोड़े दौड़ा लिए हैं, दिल्ली में फोन कर लिया, समझ में आ नहीं रहा है वो क्या रहा है। खाली चार्ट्स में कुछ पता चल रहा लगता है। संदीप जी जो बोल रहे थे वो 2007 की जो मूव है वो 3 महीने में 82-83 से लेकर 870 की मूव थी। क्या बात है, 10 गुना। अच्छा 10 गुना 3 महीने? 3 महीने में। देखो ये फायदा होता है एक अच्छे एक्सपर्ट को साथ में रखने का। और वागले साहब इसीलिए हर रोज सुबह आपके साथ हमारे संकट पहुंचेगा। अरे नहीं फैक्ट है, मैं चार्ट्स की बात। हाँ मैं भी ये फैक्ट ही बता रहा हूँ, नहीं तो ये डेटा निकाल देंगे। एक तो संदीप जी को याद है और संदीप जी ने थोड़ा सा इशारा किया तो दूसरे संदीप जी तैयार हो गए। संदीप के साथ नहीं रहेगा तो किसके? यही तो खास बात है कि तुरंत देखिए, हमने तो आपको नहीं पूछा, जरा चार्ट देख के बताइए ये प्रोएक्टिवली आप जो कर रहे हैं तुरंत की दर्शकों को कैसे मदद की जाए। ये थोड़ा सीएनबीसी आवाज नंबर 1 बिजनेस चैनल ने देखिए सारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्या सटीक राय देते हैं। बिल्कुल हाँ, आप बताइए। और वो मूव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही आई थी। अच्छा पिछले बार 2007 की जो बात है। और अभी वो मूव शुरू हुई है। और दूसरी एक बात कह दूं कि नॉर्मली एसटीसी और एमएमटीसी साथ में चलते हैं, लेकिन मुझे एमएमटीसी में मैंने 3-4 दिन भागा नहीं, इस बार वो नहीं चला है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। रीजन बताता हूँ। एमएमटीसी नहीं, रिजल्ट तो खैर सरकारी कंपनियां तो हेमंत कोई ऐसा वो वैसी चीज नहीं, लेकिन एक चीज है एमएमटीसी नहीं चलने की एक रीजन हो सकती है कि गोल्ड के इंपोर्ट में थोड़ी कमी आ रही है धीमे धीमे। तो एमएमटीसी का ज्यादा इंपोर्ट गोल्ड से रिलेटेड है। अब एसटीसी जो हो सकता है वो बाकी तमाम तरह की ट्रेडिंग और जो इंपोर्ट वगैरह करते हैं। तो बट इतनी तेजी बनना एसटीसी के शेयर में कोई खबर के बगैर तो नहीं होनी चाहिए। या फिर पता नहीं कोई अचानक से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर कोई जो आपको हमें पता नहीं कौन खरीद रहा है वो बुलिश हो गया हो, लेकिन कुछ तो बड़ा हो। पहले दिन कुछ ब्लॉक्स हुए थे, एक ब्लॉक हुआ था, नाम नहीं आया ना। हाँ, ब्लॉक में एक कंपनी का नाम आया था, लेकिन वो कोई वेल नोन कंपनी मतलब जिनको हम जानते हो ऐसा नहीं था। हमने सोचा भी चलिए ब्लॉक आया है तो पता कर लेते हैं बात करके क्यों खरीदा गया है, लेकिन कोई ऐसा वेल नोन नाम नहीं था तो इसलिए। लेकिन अब पता करना पड़ेगा, चलिए कोशिश करते हैं फिर से। बिल्कुल आज फिर से हम हमारे सोर्सेस को एक्टिवेट करते हैं। जब दोनों संदीप जी ने इतना बड़ा ट्रिगर दिया कि भाई ये तो इतना भाग सकता है, हमें लगा 40-50 टका चल गया, अब क्या ठीक है हो गया, लेकिन ये हुआ नहीं है। अगर ये स्टॉक 10-10 गुना बढ़ने की ताकत रखता है
तो फिर ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है इस शेयर में, पता लगाएंगे। लेकिन पहले पता लगा लेते हैं आज उन तमाम शेयरों के बारे में जो चलने वाले हैं, भागने वाले हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हाँ, और ये अपडेट मिलता है आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में। स्टॉक 2020 के मैच में मिस किया है, कोई बात नहीं, देख लीजिए एक क्विक छोटा फटाफट वाला रिकैप। पूरी टीम में नजर डालिए, खबरों पे फोकस है। टीम लीज, धानुका एग्रीटेक, ये सारी खबरें ऐसी जहां पे नीति आयोग की बैठक का फैसला इसमें दिखेगा। जैन इरिगेशन भी उसी थीम पे है, कॉक्स एंड किंग्स भी। लेकिन सुनील हाईटेक अरुणाचल प्रदेश से ऑर्डर मिला है ईपीसी का। भारत फाइनेंशियल से मॉर्गन स्टैनली के बाई के बाद और तेजी बन सकती है। सुदर्शन केमिकल में खरीदारी करी कि काफी करेक्शन हुआ, यहां भी मॉर्गन स्टैनली का भाव 315 और स्टॉक 283 पे ट्रेड कर रहा है। एस्टेक लाइफ साइंसेज एक और वैल्यू पिक है। साथ ही ये जो जिस तरीके से कल नीति आयोग में फैसला किया गया एग्री फोकस, उसका भी फायदा होगा। और चाय की लगातार बढ़ती कीमतों और डिमांड के चलते जयश्री टी में तेजी बन सकती है। और हिंदुस्तान जिंक पे फोकस करिए, अदर देन स्टील जो मेटल है उसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि बेस्ट पिक हो सकती है। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। शुरुआत करिए जीओएल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर से। ऑफशोर कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में ओवरनाइट देखिए 0.2% की रैली देखने को मिली है। साथ ही सरकारी कंपनी ईआईएल, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक और सरकारी कंपनी टूरिज्म फाइनेंस पर भी रखिए नजर। नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से अब फोकस रहा है टूरिज्म के ऊपर, और बजट में भी देखिए टूरिज्म से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी रैली देखी जा सकती है। इरिगेशन सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है अब से लेकर 1 फरवरी के बजट तक। तो ईपीसी इंडस्ट्रीज और जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। होटल शेयरों पर भी ईयर एंड फैक्टर के चलते अच्छी रैली बन सकती है। इसीलिए होटल लीला, वाइसरॉय होटल्स, ये पिटे हुए स्टॉक्स हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है। आज छोटे मझौले शेयर शायद ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। कल सेंसेक्स निफ्टी की रैली के बाद अब मिड कैप्स में एक रैली बनती हुई नजर आएगी। और ग्लोर एंड व्हील जैसे स्टॉक्स को आज फ्रीड का दर्जा दिया है। यहां पर वैल्यू पिक है ये मेरे सेलेक्टर्स की तरफ से। और गोवा कार्बन के नतीजों से पहले यहां पर भी रैली आज बन सकती है। ये हैं वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। और देखिए प्री ओपनिंग सेशन में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना शुरू कर ही दिया है। रैली गियर में भी कुछ खबरें आई थी, 3% देखिए ऊपर ये शेयर खुलता हुआ। अच्छा, थॉमस कुक जैसे स्टॉक्स और कॉक्स एंड किंग्स जैसे शेयर भी काफी दिनों बाद फोकस में आते हुए यहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन नजर रखिएगा यूपीएल पर, ये वागले साहब को भी पसंद था और किरण यादव जी को भी। यहां पर अच्छी तेजी देखने को आज के दिन मिल सकती है। लेकिन एक स्टॉक जिसने कल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, आईटीसी। जैन साहब, क्या हो रहा है इसमें? कल 4% भागा, आज थोड़ा नरमी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। कल खबरें भी आई कि सिगरेट के दाम जो है वो बढ़े हैं। आईटीसी आज कैसा लग रहा है आपको, और अब से लेकर क्या बजट तक के दौड़ सकता है? देखिए आईटीसी की पिटाई बहुत हुई थी और कहीं ना कहीं देखिए ये ओवरऑल स्टॉक ने परफॉर्म किया ही नहीं। इतनी बड़ी रैली मार्केट में आई है नीचे से, और मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 सालों में कोई बहुत बड़ा मूव इस स्टॉक में नहीं आया। पूरा रीजन और श्रेय जाता है कहीं ना कहीं सरकार के रेगुलेटरी स्टेप्स पे ही, और प्रॉब्लम रहती है। बट अब ये कंपनी कहीं ना कहीं, जो मैं हर बार कहता हूं और काफी बार आईटीसी पे कमेंट्स दे चुका हूं, मुझे लगता है कि अब ये एफएमसीजी की तरफ बहुत बड़ा फोकस दे रही है। और इनफैक्ट 2020 तक इनको बहुत बड़ा टारगेट भी अचीव करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बाइंग करने में बहुत कंफर्ट आता है, क्योंकि जब भी मार्केट बहुत करेक्ट करता है तो एफएमसीजी तो अच्छा करती है, डिफेंसिव में भी अब ओवर डिफेंसिव प्ले मुझे लगने लग गया। मुझे लगता है कि 220 रुपया 22 रुपए के लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तो 10% ज्यादा से ज्यादा 5% खोने का एक चांस रहता है और बहुत बड़ी रैली ऊपर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि, और जो ये इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद मुझे ऐसा लगता था कि कंजम्पशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, बट यस, ये पान बीड़ी और सिगरेट और इन पे तो नहीं पड़ा है। और इनको ये कॉन्फिडेंस है कि इनकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा और ये रेट्स बढ़ाकर कहीं ना कहीं इस चीज को एनकैश कर रहे हैं। और सरकार, अब देखिए बजट में क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, बट ओवरऑल आई फील कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के रखनी चाहिए। ओके, अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं। कल सुबह हमने ये ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी थी कि सरकार पीएसयू का एक ईटीएफ बना सकती है और साथ ही जो सूती में स्टेक है कंपनी की, उनका एक ईटीएफ बना सकती है और वो ईटीएफ के जरिए बेची जाएगी। तो सूती की जो होल्डिंग वाली कंपनियां कौन सी है? एक्सिस, एलएनटी और आईटीसी।
और हेमंत ने सवाल पूछा था वागले साहब को, इन तीनों में से सबसे बढ़िया क्या है, और वागले साहब ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ आईटीसी, और कल का निफ्टी का टॉप गेनर आईटीसी। अच्छा, आपने ये भी पूछा था एचयूएल अच्छा लगता है या आईटीसी? वागले साहब ने कहा था नहीं, आईटीसी अच्छा लगता। तो अभी देखिए एचयूएल आज रिकमेंड किया आदित्य ने, और आईटीसी कल का कल टॉप गेनर कर रहा है। ये अच्छी एडवाइस का नमूना है, ठीक है, क्योंकि कहने में तीनों हो सकता था और उस समय तो ऐसा लग रहा था एक्सिस भाग जाएगा, बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन वागले साहब के चार्ट्स जो परफेक्ट है ये कैसे कर लेते हैं? वागले साहब बताइए, आईटीसी आपकी सलाह पे कल जिन लोगों ने लिया उन्हें क्या करना चाहिए? एचयूएल ने, मैं परसों से या उसके पहले से कर रहा हूं, जो 2 दिन में एचयूएल ने किया या आईटीसी ने 1 दिन में किया, तो अभी मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये वन वे मूव चलेगा। 245 के उधर एक मतलब स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और ये 220, 240, 45 का ही रेंज है। तो अगर आप कल किसी ने लिया है तो अराउंड 240 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए, तो ये रहा आईटीसी के ऊपर, लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे उस पर एक बार नजर डालते हैं। आप देखिए आज के सेशन में जैन इरिगेशन का डीवीआर ही मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है। अच्छा, एचसीएल टेक आईटी कंपनियों पर नजर रखिएगा, ये मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आईओसी में मजबूती के साथ का कारोबार होगा। मारुति सुजुकी इस पर नजर रखिए, ये 0.5% मजबूती के साथ खुल रहा है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट स्टांस बरकरार रखा है। और नजर रखिएगा एक्सिस बैंक पर भी, यहाँ पर भी देखिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस तरह के संकेत देख रहे हैं। और आप कह रहे थे बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी। बैंक निफ्टी आज मेरे ख्याल से एकदम मेक और ब्रेक वाला मामला है, वहां पर नजर रखनी चाहिए। 18,000 के ऊपर टिके तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी और शॉर्ट कवरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल बैंक निफ्टी 50 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 30 अंक ऊपर है, और निफ्टी जिस अहम लेवल की बात हम कर रहे थे कि 8,050 ये पहला अहमियत वाला लेवल है, और उसके ऊपर निकलने के बाद पहला संकेत आपको नई तेजी की पोजीशन बनाने का आएगा। तो वो देखते हैं, खुलेंगे तो वहां, फिर उसके बाद क्या होता है तो देखेंगे वहां पर उसके बाद एक्शन किस तरह का होता है। लेकिन एक्शन बाजार का जो भी हो, जिस भी तरफ हो, आपको हम बताएंगे कि दिन भर के लिए मौके कहां है ट्रेडिंग करने के। अब से ठीक 15 सेकंड बाद शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की, और बता दें आपको कि बाजारों में जो मजबूती हो रही है वो पूरी तरह से खरीदारी आपको नजर आएगी। ऑटो स्टॉक्स में नजर आएगी, आईटी स्टॉक्स में, कुछ हद तक फार्मा, ये शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 17 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूती 30 अंकों की बनती हुई दिख रही है। कौन से स्टॉक्स मजबूत हैं? हिंडाल्को टॉप गेनर 1% की तेजी के साथ इस वक्त आपको दिखेगा निफ्टी में, और उसके ठीक पीछे आयशर मोटर्स है, अदानी पोर्ट्स में 0.5% की मजबूती। मारुति मजबूत है, तो मजबूत है ऑटो स्टॉक्स, मजबूत है इन्फोसिस, आइडिया, ये शेयर मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। और कमजोरी की बात करें तो एसीसी 0.5% नीचे है, इसके अलावा कोई खास ऐसा रुझान नहीं जो आपको लगे कि बड़ी तेजी या मंदी की पोजीशन बनती दिख रही है। एसकेएस माइक्रो यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये है 2.5% मजबूत, वायदा कारोबार का टॉप गेनर। इसके ठीक पीछे है हमारा राजा बैटरीज और टोरेंट फार्मा जैसे मिड कैप शेयर। आईबुल रेल आज फिर से 1.5% मजबूत, फिर से बैन में चला गया, शॉर्ट्स बने, और आज ये फिर से मजबूती के साथ शुरुआत कर रहा है अपनी पारी की। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालें, कुछ खास नहीं। सीएट यहां पर आज कमजोरी होती दिख रही है वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद। कोलगेट कल हमने आइडेंटिफाई किया, आज फिर से कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, ये शेयर कमजोर है। अपोलो टायर्स में थोड़ा नुकसान है। इलाहाबाद बैंक टॉप लूजर है आज वायदा कारोबार में 1% के नुकसान के साथ, लेकिन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 4% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। बाजार पहुंचते हुए 8,050 के बेहद करीब, मजबूत शुरुआत, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी को अभी साथ देना बाकी है। बिल्कुल, और नजर रखिए छोटे मझोले शेयरों पर, क्योंकि ये वो सूचकांक है मिड कैप इंडेक्स जो 0.5% मजबूत है। एसटीसी 9.5% ऊपर है, तो सर्किट 3-4 दिन से लग रहे हैं, अब आप देखिए लगते हैं, खुलते हैं, तो नजर रखिएगा आज इस स्टॉक पर। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है स्टॉक ऑफ द मोमेंट, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जिस तरह से निश्चित स्तर से 12% की रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद देखिए फिर ये दौड़ लगा रहा है, 4% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग मूव्स कल भी देखने को मिले थे, और आज भी सुबह सुबह जिन लोगों ने कल नहीं काटे शॉर्ट्स, वो आज काटते हुए नजर आ रहे हैं। डीलिंग जैसे स्टॉक्स जहां पर हमारे 2 एक्सपर्ट बुलिश थे, संदीप जैन साहब और किरण जाधव जी, देखिए ये मजबूती के साथ खुला है आज के दिन। छोटे मझौले शेयरों में एमएमटीसी के स्टॉक का भी नाम सामने आ रहा है, देखिए ये भी मजबूती के साथ आज खुलता हुआ आपको नजर आएगा।
एफएनओ में टॉप गेनर अब भारत फाइनेंशियल हो गया है, एसकेएस के नाम से भी पहला जाना जाता था। जैन इरिगेशन सेकंड टॉप गेनर है और जैन इरिगेशन का डीवीआर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। साथ ही नजर रखिएगा ईपीसी इंडस्ट्रीज, ये एक और इरिगेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, यहां पर भी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ आज आपको नजर आएगा। सुनील हाईटेक को फायदा मिला है ऑर्डर का और टूरिज्म फाइनेंस को फायदा मिला है नीति आयोग की उस प्रेजेंटेशन का, जहां पर उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस होना चाहिए अब एक बड़े सेक्टर पर और वो है टूरिज्म पर। इसीलिए देखिए थॉमस कुक भी ऊपर खुला है और कॉक्स एंड किंग्स में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। गोवा कार्बन जैसे शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टालना सॉल्यूशंस ये वो स्टॉक है जहां संदीप जैन साहब कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, ये उनका आज का टॉप पिक है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। छोटे मझौले शेयर कैश वाले स्टॉक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से, जिस तरह से बड़े बाइंग के फिगर कल 4 डिजिट में निकल कर आए। बिल्कुल, और वही एक अंदाजा था कि सेंसेक्स 50 में डायरेक्शन देखना होगा कैसा होता है, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में एक्शन रहेगा, तेजी रहेगी, वो होती दिख रही है। और इस बीच 8050 पर आया है निफ्टी, तो एक अहम आंकड़े पर पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। लेकिन एक स्टॉक जहां पर किस तरह का मूव आएगा वो समझना मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे खाली ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिख रहा है। आदित्य गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फ्लैट है, स्टॉक की प्राइस में कोई खास रुझान नहीं, लेकिन इस सीरीज में 14% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है आज सुबह सुबह। तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है गेल में आपको? पहले नीचे स्टॉक बहुत ही रेंज बाउंड लग रहा है, यहां से हमको नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर नीचे में 420 का लेवल तोड़ता है तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, उस केस में स्टॉक 410 405 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहां से बाइंग करनी किसी को करनी है तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रख के, एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी है तो 420 का स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग बना सकते हैं। बट कोई बहुत बड़े टारगेट यहां से देखने को नहीं मिलते हैं। 430 432 आता है तो वहां पे एक लॉन्ग से एग्जिट करना चाहिए। बट ओवरऑल स्टॉक अभी बहुत रेंज में लग रहा है, 420 432 ये एक 12 पॉइंट की रेंज है जिसमें हमको लगता है कि स्टॉक एक ट्रेड करेगा। चलिए, तो गेल ये आज वागले साहब ने कहा था शॉर्ट करिए और वागले साहब ने कहा था यूपीएल में तेजी करिए, और किरण यादव जी का भी ये टॉप पिक था। तो दो एक्सपर्ट सीएनबीसी आवाज पर एक सुर में कह रहे हैं कि यूनाइटेड फॉस्फोरस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और अब आप देखिए इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। ये बताइए सर, कौन से लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर है, क्योंकि इसने तेजी दिखानी शुरू कर दी है? मुझे लगता है 655 660 की तरफ जाना चाहिए आज और कल में, और जब तक ये 635 के ऊपर रहता है इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। एक और मजबूती वाला स्टॉक मुझे दिख रहा है एनसीसी लिमिटेड। तो ये देखिए 2.25% आज भागा। ये इंफ्रा स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पर जो आज रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, और वो बड़े बुलिश है। ये एक स्टॉक है जहां पर बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में मैं पूछूंगा वागले साहब से क्या कहीं कोई तेजी का मौका बनता है। खास बात ये भी कि बड़े निवेशकों के पास, मेरे ख्याल से राकेश जी के पास 9-10% हिस्सेदारी है। सबसे बढ़िया बात एनसीसी में जो मुझे लगती है, बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट है। बहुत कम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनियां ऐसी है जिनकी बैलेंस शीट ठीक हो। तो अब जो बड़े प्रोजेक्ट आने की तैयारी है सरकार की तरफ से, जिसके लिए आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जिनकी लीवरेजिंग कम है, जिनके पास डेट इक्विटी रेशियो एकदम कंफर्टेबल है, वो स्टॉक नजर में रखने चाहिए अब से लेकर बजट तक। तो जो बार बार हम जैन इरिगेशन की बात कर रहे थे और जैन इरिगेशन में इतनी तेजी बनती दिखी, वैसा ही एक स्टॉक एनसीसी लिमिटेड हो सकता है। और जब सीएलएसए जैसे दिग्गज बुलिश हो इंफ्रा स्टॉक्स पर, तो मुझे लगता है एक ये शेयर है जिस पर नजर बना। एफएनओ में भी है। हाँ, एफएनओ में भी, हाँ ये ऑफ लेट एफएनओ में भी आ गया है। तो एनसीसी लिमिटेड, वागले साहब चार्ट पर क्या संकेत है आपके लिए? अनिल जी, व्यू पॉजिटिव है, बाइक करके चल सकते हैं। करंटली 79.50-60 का फ्यूचर्स का लेवल है। 78 के नीचे 77-80 ये स्टॉप लॉस होगा, और 83 to 84 तक का मूव मुझे इंट्राडे या कल तक दिखता है। चलिए, बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस तो रहने वाला ही है इस बजट में। तो अब से लेकर अब तक आप जैन इरिगेशन को भी तवज्जो दे रहे थे, एनसीसी का भी नाम आपकी सूची में होना चाहिए। अनिल, ज्यादातर लोग अब हमसे यही पूछ रहे हैं फेसबुक लाइव पर भी, बजट वाले स्टॉक्स बताइए, आपसे लेकर बजट तक अगर व्यू है तो ये शेयर आपके जहन में जरूर होना चाहिए। अच्छा, जैन इरिगेशन भी देखिए आज 3% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। भारतीय इंफ्राटेल 72 पे हमने सबसे पहले मेरे ख्याल से रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन पहले। अब 85-86 तो हो गया। जी हाँ, तो बजट तक का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, पैसा पहले ही बन जाएगा लोगों का। बिल्कुल। और डीवीआर भी देखिए, डीवीआर देखिए क्या गजब चल रहा है। डीवीआर कितना परसेंट, 8% मैंने देखा था ऊपर की, अभी भी 7% मजबूत है। देखिए यही, और डीवीआर के जनक ये कह सकते हैं हमारे जैन साहब, जैन साहब
अच्छा, किसी के रेडार पर नहीं था डीवीआर, तब सबसे पहले जैन साहब कहते थे बिल्कुल। क्या आप जैन इरिगेशन देखते हैं, डीवीआर देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब ये बताइए, अभी भी वो जो आपका कॉल था वो बरकरार है ना? बिल्कुल, देखिए 28 या 30 रुपए थे और मार्च 2012 की बात है शायद। और मुझे ध्यान है कि अनिल जी बोले कि भाई ये तो आपने गजब ढूंढ के लाए हो, और सीरियसली इनफैक्ट नॉन स्टॉप कई दिन तक सर्किट भी था इस स्टॉक में। और मुझे अभी भी लगता है कि वैल्यूएशन सस्ता है, और कहीं ना कहीं चार्ट्स पे अगर देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या चार्ट्स भी देखना पड़ता है क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया फंडामेंटल्स के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर स्टॉक के एज कंपेयर टू जैन इरिगेशन। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बने रहें, डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और करना ही है तो ये करे, क्योंकि 50% तो लिवरेजिंग मिल ही रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्काउंट पे मिल रहा है करीब 40-50%। तो वैसे ही स्टॉक को ले ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, और बजट के लिए प्ले करना तो ये स्टॉक में काम होगा। आपका जो टायर सेक्टर है इसकी पंचर नहीं, अब तो मुझे लगता है कि टायर बर्स्ट हो रहा है। क्यों? आप देखिए सीएट भी नीचे, अपोलो टायर भी नीचे, कोई टायर चल के नहीं दे रहा है। आप देखिए, और कच्चा तेल कल फिर ओवरनाइट आप देखिए 0.25% की तेजी दिखा रहा था। फंडामेंटल्स जहाँ वीक हो जाते हैं ना, वहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि भाई एक तो टायर बिकने कम होने का डर है, और दूसरा डर ये है कि भाई जो कुछ भी बेच रहे हैं उनमें मुनाफा कम होगा, मार्जिन कम होगा, क्योंकि रबर के दाम बढ़ गए। बिल्कुल। अच्छा, खरीदें गेल और देख लीजिए, जो वागले साहब कह रहे थे और आपने सुबह बोला था ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा था, और अब गेल में क्या कमजोरी देखने को मिल रही है। आप देखिए पूरा मौका दिया ट्रेडर्स को यहाँ पर, और उसके बाद अब ये धीरे धीरे करके नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तेजी से गिरा है गेल का शेयर भी, करीब एक शेयर और है हेमंत जिसमें मौका बन सकता है ट्रेडर्स के लिए। ये देखिए जरा पीएफसी में क्या हो रहा है, क्योंकि पीएफसी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है पीएफसी में, और ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आरईसी भी ऐसी चल रहा है, आईएफसी ओके, आरईसी ओके, पीएफसी हाँ 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2-2.5% की मजबूती। मुझे लग रहा है ये स्टॉक चलने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। सरकारी कंपनियों की तेजी खत्म हुई नहीं है अभी भी, ऐसा लग रहा है। तो पीएफसी के चार्ट्स देखकर बताएं किरण, क्या ये सही वक्त है खरीदारी करने का पीएफसी में? पीएफसी मुझे अच्छा दिखाई देता है चार्ट के हिसाब से, एक अच्छे पुलबैक रैली देखने को मिल रही है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है करीबन 125 का रहेगा, जो कि आज या कल, आज ही आ जाना चाहिए जिस तरीके के वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएफसी में अच्छा चार्ट है। जब आरईसी की बात कर रहे थे तो आरईसी में भी ऐसा ही कुछ रुझान है, इधर भी मुझे लगता है कि पोजीशंस बन रही है, और 126-127 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दोनों के दोनों चार्ट्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और पीएफसी में एक और बात, डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है। कितने एफएनओ स्टॉक ऐसे होंगे हेमंत जिनमें 6% का डिविडेंड, 6% का डिविडेंड, वो मुंह में पानी लाने वाला है। क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर में हम रामदेव अग्रवाल साहब से बात करेंगे। कल मैंने उनसे जो बात की, उन्होंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कही। मैंने उनको ये पूछा कि अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए और आपको बजट पेश करना हो तो कैपिटल मार्केट के लिए एक चीज कोई करनी हो आपको, तो वो क्या करेंगे? मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 0। बोला डिविडेंड वो चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षक है इन्वेस्टर के लिए, और अगर किसी स्टॉक पीएफसी जैसे में डिविडेंड यील्ड 6% की हो तो समझ सकते हैं कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स को कैसे वो स्टॉक पसंद आता होगा। बिल्कुल। तो ये एक देखिए सरकार का जो फोकस है ना वो साफ तौर पर है 24/7 इंटू 365 डेज बिजली जो है हर घर में पहुंचनी चाहिए, और सरकार ने इस पर काम भी करना काफी तेजी से शुरू किया है, और उसका जो फायदा है वो इन कंपनियों को भी मिलता हुआ नजर आया। तो देखिए आरईसी, पीएफसी, ये सब बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अच्छा मजे की बात, आज फिर देखिए टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसका हमने जिक्र किया, जैन इरिगेशन, एनसीसी जो आपने स्पॉट किया, और पीएफसी, आरईसी, यही वो 5 स्टॉक्स हैं जिस पर पूरा बाजार फोकस कर रहा है। स्टॉक तो एक और जो इंफ्रास्पेस में जो मुझे एक्शन में दिख रहा है आ सकता है वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा लाइए रडार पे, और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, ये इंटरेस्टिंग बात है हेमंत कि 8 नवंबर से जो टोल नाके बंद हुए हैं पूरे देश भर में 200 से ज्यादा, और 23 दिन जो बंद रहे हैं, इन पे ये तमाम टोल ऑपरेटर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने एनएचएआई को कहा है कि आप कॉम्पनसेट करिए। वो तो सरकार को देना ही था। हाँ। इन्होंने मांगे 1200 करोड़ रुपए, और एनएचएआई ने कहा है कि 1000 करोड़ तुरंत दिए जाए। ये एनएचएआई की रिकमेंडेशन है सरकार को, और उस पर मेरे ख्याल से 1 आध दिन में फैसला होने वाला है। ये होगा। अब दिक्कत की बात मालूम है क्या है? वैसे अदरवाइज टोल नाके चलते तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा पक्के में दिख ही जाए। ठीक बात है। लेकिन जो सरकार से आएगा 1000 करोड़ रुपए वो तो दिखेगा पूरा का पूरा।
तो इस बार टोल कलेक्शन है ना उल्टा बढ़ जाने वाला ऐसा लगता है। MEP इंफ्रा पर भी नजर रखिए क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां। दूसरी बात क्या है, जिनको मांगना है वो तो पूरे ही मांगेंगे। अगर सपोज सारे टोल नाके मिलाकर 1000 करोड़ का बनता होगा तो वो तो 1200-1500 मांगेंगे। ठीक है ना, कि जब मांगना है तो पूरा ही मांगा जाए। तो अब इंटरेस्टिंग बात मुझे जो दिख रही है इस बार के रिजल्ट में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंफ्रा स्टॉक्स जो है इनमें क्या आपको पिछले मुकाबले टोल नाके बंद होने के बावजूद रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। ये हो सकता है, पूरी संभावना है। तो सरकार कितना पैसा देती है ये इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि 23 दिनों में जो 2 दिसंबर तक की डिमांड है, नोटबंदी के बाद 2 दिसंबर तक, और लगभग 208 कुछ टोल प्लाजा बनते हैं हाईवे पर। IRB इंफ्रा इसका सबसे बड़ा गेनर, और याद रहे इसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा IRB में क्या होता है। एक राय ली जाए जैन साहब से। वैसे तो जैन साहब का मूड बहुत अच्छा है नहीं खरीदारी करने के लिहाज से, लेकिन जैन साहब कुछ इंफ्रा स्टॉक्स अब से लेकर बजट तक या फिर स्पेसिफिकली IRB इंफ्रा पे आपकी कोई राय हो तो बताइए। देखिए, मैं IRB इंफ्रा और ITNL हमेशा दोनों की बात करता हूं, जब भी करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ITNL पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि डेट्स काफी है कंपनी में, और कहीं भी अगर रेट कट आता तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में। दूसरा, सबसे बड़ी रोड कंपनीज में से दोनों का एक कंपटीशन रहता है, और ओवरऑल जिस तरीके से इसमें पिटाई हुई है, बहुत बड़ी पिटाई हुई है स्टॉक में, डाउनसाइड रिस्क मुझे लगता है कि ज्यादा है ही नहीं है। 100 रुपए 101 के लगभग है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में ध्यान देना चाहिए। और जो भी ये इम्पैक्ट पड़ा है डिमोनेटाइजेशन का, तो सर्टेनली सरकार कहीं ना कहीं रीइंबर्स तो करेगी। और आगे भी अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आने वाला कि इंफ्रा सेक्टर्स में भी, रोड सेक्टर पे बहुत बड़ा पुश आने वाला है, क्योंकि सरकार को अगर इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रिमोनेटाइज करना है या पैसे पहुंचाने हैं सर्कुलेशन पे, तो कहीं ना कहीं यही टाइप के रास्ते हैं जो इंफ्रा का सेक्टर का जो रास्ता है यही बचा है। तो मुझे लगता है कि सर्टेनली बड़ा कोई बजट अनाउंसमेंट आएगा, और जिस तरीके से जो मिनिस्टर भी है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखते हैं वो भी काफी एग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए और इन सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। और अशोका बिल्डकॉन है, ITNL है, इन टाइप की कंपनीज पे ध्यान दिया जा सकता है, और IRB सर्टेनली है। इसके अलावा सिगरेट वाली कंपनी में देखिए फिर से तेजी बनती हुई। कल की अच्छी रैली के बाद गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 9% ऊपर है। एक बार देखते हैं गोल्डन टोबैको, VST इंडस्ट्रीज ये किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही हैं। जो खबरें आई कल की दाम बढ़े हैं सिगरेट के, उससे ITC को भी फायदा मिला और इन कंपनियों को भी फायदा मिला। गोल्डन टोबैको हालांकि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स देखिए 9% की मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ। तो ये एक सिगरेट का स्टॉक जहां आज भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए ये कमजोर होना शुरू हो रहा है। हरे निशान से ये लाल निशान में फिसला है, ये बाजार की तेजी को भी आज रोकता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कत वही है, हम यही बात कर रहे थे कि देखिए जब तक बैंक निफ्टी ना चले तब तक मामला मजेदार है नहीं। यहाँ पर रिस्क जो नीचे जाने की है ही वो दिख रही है, लेकिन ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है ही है। और आप देखिए जैन इरिगेशन अब भी 4% मजबूत है, NCC अब भी 3% मजबूत है। अच्छा, एक और स्टॉक जो साथ में अब चलना शुरू हुआ, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए शेयर। हाँ, ट्विन ही है एक तरह से, बिल्कुल। ये भी शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा ये भी चलने लगा है। 1.5% के आसपास के इजाफा HCC में भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है। एक और कमजोर स्टॉक जो शायद गिर सकता है, टाटा स्टील। जरा देखिए इसको, आदित्य शॉर्ट किया जाए कैसे। करंट सीरीज में देखिए 11-12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 15 लाख शेयर जुड़ गए और स्टॉक 5% नीचे। तैयार है गिरने के लिए? बिल्कुल मीन्स टाटा स्टील देखें तो इसने अपना लास्ट वीक सपोर्ट लेवल जो कि 395 396 का था उसको ब्रेक किया था। कल के सेशन में उसने केवल रीटेस्ट किया, वापस हम उसके इंडेक्स शॉर्ट पे सेलिंग पे आते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे 396 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 375 370। ओवरऑल हमको लगता है कि यहाँ से थोड़ा प्रेशर में ही स्टॉक ट्रेड करेगा अगले कुछ दिनों के लिए। हेमंत, इससे पहले कि एक ब्रेक लें, ब्रेक में जाने के पहले थोड़ा हिंट दे दूं? बिल्कुल देना ही चाहिए। एक स्टॉक जो शॉर्ट करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, मैं बोलता हूं वागले साहब को और हमारे एक्सपर्ट को तब तक वो चार्ट पर तैयारी करके रखेंगे कि क्या वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि बाजार भी देखिए धीमे धीमे नीचे आ रहा है। और अगर शॉर्ट करना है तो कौन सा स्टॉक सही है, इस ब्रेक के बाद बताने वाले थोड़ी। 8,050 के ऊपर टिक नहीं पाया बाजार। हम ये कह रहे थे देखिए वहां पर खुलने के बाद टिकना जरूरी है।
क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि बाजार की मजबूती होनी या नहीं हो रही, और डिसाइड करेगा बाजार का डायरेक्शन, दिशा। बैंक निफ्टी और कमजोरी के पहले संकेत वहीं से आते हुए दिखे हैं। आप देखिए 1/4% बैंक निफ्टी मजबूत है, और वो भी तब जबकि मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% मजबूत है और बैंक निफ्टी 1/4% कमजोर है। तो ट्रेड पैटर्न एकदम साफ है, जैसा हम अंदाजा लगा रहे थे कि बैंक निफ्टी की कमजोरी, निफ्टी और सेंसेक्स मिला जुला कारोबार, और मिड कैप शेयरों की तेजी है। आइए, हमने ब्रेक से पहले आपको वादा किया था कि एक कमजोर शेयर जहां पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही है कमजोरी की तरफ, वो हम आपको बताएंगे। शेयर है अपोलो टायर्स। अब आप ये कहेंगे ये तो रोज वाला शेयर है, लेकिन क्या करें, रोज शॉर्ट बन रहे हैं, रोज नीचे जा रहा है और रोज कमजोर हो रहा है, तो रोज बताना पड़ेगा। अब यहां से और कितना जाएगा ये बताएंगे हमारे वागले साहब, क्योंकि देखिए आज वायदा कारोबार के हेमंत दोनों टॉप लूजर। सबसे ज्यादा तो है सीएट जो बैन में आ गया, और उसके ठीक नीचे है अपोलो टायर। इनफैक्ट अब अपोलो टायर सबसे बड़ा लूजर हो गया नंबर 2 पे। तो एक्शन तो वही है जो हमने काफी दिनों से पकड़ा, आज फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बताइए वागले साहब, क्या है संकेत? अनिल जी 178, 179 एक 2-2.5-3% का ही डाउन साइड में देखूंगा, क्योंकि कल हैमर बनाए तो इतना बहुत है। हाँ, दिन के लिए एज एन एफएनओ ट्रेडर बहुत है, और स्टॉप लॉस भी आपका 1.5, 2 रुपए बैठेगा। तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? इसका स्टॉप लॉस होगा 185.50, सो 2 रुपए के से थोड़ा ऊपर, और 178 का टारगेट पकड़ के चलते हैं। अगर 178 ब्रेक होगा तो 176 तक जा सकता है। तो अनिल, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, हम हर रोज बता ही रहे हैं बात। देखिए, और रोज अगर ये किसी को कोई मंदी में है ना, तो उसके लिए बेस्ट स्टॉक है। बेस्ट आज भी खुलते ही हम लोगों ने कहा कि ये शेयर के तो टायर जो है वो पंचर या बस्ट हो रहे हैं। देखिए, दिख ही रहा है ऐसा होता हुआ। कल जिन लोगों ने ऊपर में सीएट बेचा उनको भी देख लो, आज एक दिन में बैन में वापस आया। ये देखिए, टायर शेयरों की कमजोरी किस चीज से पता लगानी चाहिए? सीएट से। और सीएट से क्यों लगानी चाहिए? हम देखिए, जनरली एक्सपायरी के पहले बैन में वापस नहीं जाता है, एक्सपायरी के आसपास बैन से शेयर बाहर निकलते हैं, क्योंकि पोजीशन कम होती है। अब वो कौन है ट्रेडर जिन्हें एक दिन एक्सपायरी से के बैन से बाहर आते हुए फिर से शॉर्ट कर देना है? तो शॉर्ट पोजीशन कल के कल ही सीएट में बन गई, इतना बढ़ने के बावजूद। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बताता है कि कोई न कोई बेचने के लिए तैयार बैठा है टायर शेयरों को, मंदी करने के लिए तैयार बैठा है। और अच्छा होगा क्या, कैश मार्केट में तो बिकता नहीं है शेयर, आपको बेचना का पड़ेगा एफएनओ में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि टायर में चाहे वो अपोलो हो, सीएट हो, एमआरएफ छोड़ दीजिए, बड़ा स्टॉक है, उछाल मिले, हरे निशान में मिले, ये स्टॉक परफेक्ट है शॉर्ट कैंडिडेट। और इससे बढ़िया क्या दिखेगा जब आपको वायदा कारोबार में शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स कमजोर हैं, और चार्ट्स पर वागले साहब ने सिग्नल दे ही दिया कि गिरना है इसका। तो ये एक परफेक्ट शॉर्ट है जहां पर आप जब आपका मन करे तब बेचिए। जैन साहब, आपके जो हम नाम है वागले साहब, देखिए उन्होंने तो कहा है कि बेचना चाहिए, क्या आपको भी ये सेक्टर बहुत खराब लगता है? देखिए, आप लोग 2-3 दिन से जब भी बात करते हैं बहुत बड़ी मंदी आ चुकी है, बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए चाइनीज माल की वजह से इस सेक्टर पे बहुत बड़ी मार पड़ी थी, बट अब ऐसा लगता है कि चाइनीज माल जो कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है चाइनीज इंपोर्ट्स पे, और काफी बिक्री कच्चे में होती थी, ऐसा समझ में आता है क्योंकि कई जगह बातचीत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदी आई है, कहीं ना कहीं ये अब रुकेगी, थमेगी, क्योंकि सबसे बढ़िया बात क्या होती है इन कंपनियों के लिए, जो कंज्यूमर्स के लिए खराब है, जब रबड़ की प्राइसेस बढ़ती है तो ये अपनी प्राइसेस को बढ़ा लेते हैं, बट रबड़ की प्राइसेस जब एक साथ इतनी भी नीचे आती है तो ये अपने प्राइसेस को घटाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौके ढूंढने चाहिए जब अच्छा खासा नीचे आ जाए, जैसे कि 178, 79 जो वागले जी ने सपोर्ट दिया है, जहां तक जा सकता है, तो यहां पे अगर आता है आसपास, तो इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं, अब मैं इमीडिएट बाइंग की बात नहीं कहूंगा, बट बहुत ज्यादा मद्दी पे भी नहीं बैठना चाहिए। अब कहीं ना कहीं 3-4-5 दिन हो गए, अब इसका भी तिया हो गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट के साथ चलेंगे, और हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है बहुत हो चुका, और रिमोनेटाइजेशन में कोई और बेनिफिट मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ आ जाए, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और सरकार भी हो सकता है कि इस सेक्टर की इतने दिन से गुहार नहीं सुन रही थी, और जब बहुत पिटाई होती है एक सेक्टर के प्राइसेस की, तो हो सकता है कि सरकार भी गुहार सुन ले, चाइनीज इंपोर्ट पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे, कोई भी न्यूज आ सकती है। सो वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार सुने, हम भी चाहते हैं सरकार सुने। और अच्छा, जेके टायर एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आज नजर रहेगी, आज इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। देखिए, जेके टायर आज QIP पर विचार करेगा,
वारंट्स इशू करने पर विचार करेगा। ये डेट में तो है ही वैसे, और अब ये चाहता है कि अपने बस रेडियल टायर्स जो बनाना है उसको एक्सपेंशन के ऊपर के लिए पैसा जुटाए। तो देखना होगा ये किस भाव पर QIP होता है। तो आज टायर सेक्टर में ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। QIP हो रहा है, इक्विटी डाइल्यूशन, तो अब वो प्राइस वाला मामला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लगता तो है नहीं इस ऊपर में हो पाए, ऐसे बाजार के दाम में हो पाए, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। एक और स्टॉक जहां पर बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है, नेटवर्क 18। पहले डिस्क्लेमर बता दें। बिल्कुल बताना जरूरी है कि ये चैनल जो आप देख रहे हैं CNBC आवाज, वो है TV 18 का हिस्सा, और TV 18 का स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथ में, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है। और नेटवर्क 18 में एक बड़ा ट्रेड मैंने होते हुए देखा है। आज सुबह सुबह नेटवर्क 18 में ये हुआ 31.25 रुपए पर। क्वांटिटी आपको बता दूं, लगभग 7 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिखा है नेटवर्क 18 में। तो ये एक बड़ा ट्रेड यहां पर दिखा। एक और बड़ा ट्रेड होता दिखा है ये स्टॉक, हाँ इसमें एक्शन हो सकता है यार, ये लाइएगा जरा। JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर, बोलने वाला था FNO से बाहर। हाँ, आज ही बैन से एकमात्र स्टॉक बैन से बाहर हुआ है JSPL में। बैन से बाहर होने के बाद स्टॉक में मूव भी आ रही है और पोजीशन भी बननी शुरू हुई है। 2.25 लाख शेयर जुड़े, हालांकि पोजीशन इतनी बड़ी नहीं बनी है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में मूव आने लगा, क्योंकि ऑफ रेडार हो गया था ये शेयर, क्योंकि बैन में था। तो जब बैन में एक बार लंबे समय चले जाता है ना, तो फिर लोग खरीद। अच्छा, JSPL में देखिए एक बड़ा ट्रेड भी हो गया। यस, ये भी फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। JSPL देखिए 67.35 पर 10,56,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। JSPL BSE पे लाई है, BSE पर ये बड़ा ट्रेड हुआ है, और BSE पर 10,56,000 शेयरों का कारोबार तो JSPL में सिर्फ और सिर्फ इस बड़े ट्रेड की वजह से हुआ था। ये एक स्टॉक है जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओ, भाग रहा है स्टॉक। सर कितना भागेगा दिन में? भागे 7250 73 तक जाएगा, जाने का चांस है। और मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस एकदम क्लोज है। 6750 का स्टॉप लॉस है, तो आप 1.5 रुपए का रिस्क लेंगे और ऊपर में 3, 3.5, 4 रुपए मिल सकते हैं। आजकल देखिए वागले साहब की स्पीड क्या हो गई है। हम इधर स्टॉक को तैयार, मतलब हमारा मुंह से छूटना चाहिए, तुरंत टारगेट तैयार मिलते हैं कि ये हो जाएगा, उन्हें पता है कि आने वाला है सवाल। तो 72, 73 ये आज का टारगेट, राइट? बैन से बाहर निकला है, पोजीशन तो बनेंगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, बढ़िया बात हेमंत यही है कि अभी तक पोजीशन बनी नहीं उतनी, एक्शन पूरा का पूरा प्राइस के हिसाब से हुआ है, वॉल्यूम के हिसाब से होना बाकी है, तो गुंजाइश है ऊपर जाने की। बिल्कुल, और अच्छी तेजी दिखा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि देखिए बाकी मेटल शेयरों में कमजोरी है और ये ट्रेंड के विपरीत चल रहा है। टाटा स्टील में दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर अच्छी रैली बननी अब शुरू हो चुकी है। तो JSPL अच्छा शॉर्ट कवरिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है। बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट शॉर्ट कवरिंग के लिए है JSPL। लेकिन वक्त है आप सबसे विदा लेने का। जैन साहब और वागले साहब दोनों, संदीप जी, साथ ही आदित्य जी और किरण जाधव सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए, बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल जी से अनिल सिंघवी ने, जो मेरे बगल में बैठे, उन्होंने क्या बातचीत करी, कल शाम को उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, इसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। जब कभी शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाए तो कुछ बूस्टर डोज लेना होता है ताकत का। मन में कमजोरी आ जाए तो कुछ ऐसी बात सुने जिससे कि थोड़ा उत्साह बढ़ जाए। और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए तो 2016 के अंत में माहौल थोड़ा कमजोरी का है। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि इस साल बिल्कुल पैसा बना नहीं, और अगले साल को लेकर बहुत अच्छी उम्मीदें हैं नहीं कि पैसा बनेगा। बहुत सारे इफ और बट, यानी कि सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क लगे हुए। लेकिन क्या ये जो इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस वक्त आपके सामने, ये आपको ये बता रहे हैं कि बाजार से दूर हो जाए, या फिर ये मौका दे रहे हैं अगले साल के लिए? एक्शन 2017 ये है हमारी खास पेशकश अगले साल के बाजार के आउटलुक पर। और इस माहौल में इससे बढ़िया कौन शख्स हो सकता है जो हमें बताएं 2017 और आने वाले सालों के लिए बाजार का आउटलुक कैसा रहने वाला है। जी हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब से। रामदेव सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक बूस्टर डोज चाहिए, लोग वाकई में डरे हुए हैं।
कि हमने पैसा लगाकर कहीं कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि सब लोग ये बात करें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, सबसे बेहतरीन दौर चल रहा है, पैसे नहीं बन रहे सर। तो बने रहे ना, डटे रहे। हाँ, सिर्फ पैसे बन रहे हैं, पैसे बने भी हैं। 3 साल देखें तो अभी 1-2 महीने से थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, और पैसे बनेंगे और जोर से पैसे बनेंगे। 2000 देखिए, शेयर बाजार में 12 महीने का बात करना जो है ना, आप पिछले साल के भी आप देखो 100% गलत होंगे। एटलीस्ट मैं तो एकदम 100% गलत होऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 15-20% तो आराम से बनेंगे करके, बिकॉज माहौल बहुत अच्छा लग रहा था लास्ट ईयर। टॉप से बॉटम देखें, 6825 से देखें जिस तरह से बाजार 9000 तक पहुंचे, वो तो फिर हाँ एक बार गया वहां तक। बट जैसे आज बात कर रहे हैं तो अभी 7800-7900 का कितना 8000 के आसपास इंडेक्स, 8000 का समझे, तो 8000 के इंडेक्स में जो है मतलब इट इज नॉट बेस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगले 12 महीने में भी देखिए थोड़ा मायूसी का माहौल है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्लो। तो देखिए 2 टाइप की तेजी आती है। एक तो क्या है, आपको बाजार की तेजी चाहिए, मतलब आप कुछ भी छुओ तो वो मतलब पागल की तरह बढ़ता है, जो मतलब बुल रन में होता है, जो 85 में, 92 में, 2000 में, 2007 में हुआ, वो सबका सपना है। ठीक है ना, वो आपका सबका सपना है, लेकिन वो जो है वो ऐसा पूरा होने वाला नहीं है, हमेशा होता नहीं, वो होगा तब होगा। अच्छा, वो भी होगा पक्का, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि 2017 में होगा, और जब नहीं सोचते तभी होता है वो, समझे ना, यही बात है। तो उसके लिए क्या है, आपको वहां पर कमिटेड रहना पड़ेगा। वो बुलडन को आपको मजा करने हैं, तो कब चालू हो जाएगा और कब ऊंचाई में पहुंच जाएगा वो आपको मालूम पड़ेगा, आप लेट हो जाओगे। तो उसके लिए तो आपको 365 डेज, 3650 डेज इन नेक्स्ट 10 years यू हैव टू बी इन द मार्केट। ओके, लेकिन यदि आप मेरे को पूछेंगे कि भाई हम यदि ट्राई करें कि भाई आपको दिखता है कि आज जनरलाइज तेजी हो जाएगा, तो वो मेरे को नहीं दिखता कि भाई अंधाधुंध तेजी नहीं। हाँ, अंधाधुंध तेजी नहीं हो सकती। बताओ क्यों होता था मैं, कि देखिए 2 चीज है तेजी करने के लिए, या तो आपको एक्सप्लोसिव अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए या एक्सप्लोसिव पी ग्रोथ चाहिए, या दोनों कंबाइन, कोई तीसरा तरीका नहीं है ना। या तो फिर आपको पागल बना तेजी करना चाहिए, जैसा टेक्नोलॉजी बूम हुआ 2000 में, आपको पेज व्यू करने का, ये व्यू करने का, वो व्यू करने का, वैसा। बट अर्निंग्स लेड एक्सप्लोजन इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि देखिए आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है वो काफी सबड्यूड है 3 साल से, 3 साल 4 साल से। और जो अभी का जो माहौल दिख रहा है, जो ऐसा लगता नहीं कि 2017 में ऐसा कुछ हो जाएगा कि इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बड़ा एक्सप्लोजन आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, वो फीलिंग है नहीं। अच्छा, पी मल्टीपल्स क्या है कि भी आपका जो निफ्टी है वो करीब 20 का पी है। पीछे 12 महीने का आप अर्निंग्स देखें और आज का भाव देखें तो आपको करीब 20 के 8000 का है, 400 रुपए के आसपास ईपीएस है, तो ऐसे 20 का पी है। अभी 20 का पी देखिए 60-70% ऑफ द टाइम लास्ट 20 साल में बाजार जो है 16 से 22 के पी में रहा है। तो आप 20 के पी में हो तो पी साइड में भी बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। 10 का रहा तो 20 हो सकता है, लेकिन 20 का तो क्या करोगे आप, 20 का 22 कर सकते हो। तो आपको अर्निंग साइड में भी अटके हुए हो, पी साइड में अटके हुए हो, तो पी साइड तो पक्का मैक्स आउट हो गया है। मतलब फॉर थिंकिंग मैं नहीं सोचूंगा कि ये 20 वाला 25-30 है, मैं तो 20 से है तो बहुत खुश हूं मैं। ठीक बात। तो ये अर्निंग्स का ही एक्सप्लोजन देखना पड़ेगा। तो जनरलाइज अक्रॉस द कंपनी, अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द मार्केट, मेरे को नहीं लगता है कि मतलब अर्निंग्स एक्सप्लोजन है। तो मतलब पैसा बनाना 2017 या आने वाले सालों में बनेगा, लेकिन आसान नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कुछ इंडस्ट्री और कुछ कंपनीज पैसे बनाएंगे, है ना। तो जनरलाइज तेजी नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिक कंपनीज में, जैसे मतलब 3000 3,500 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 300-400 कंपनी वो बहुत अच्छा करने वाली है। ओके, कुछ बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, रिमोनेटाइजेशन, जो डिजिटल पुश है उसके कारण से, कुछ जीएसटी के कारण से, कुछ कंपनी में खुद में टेलविंड है, जहां पर तूफान है वहां है तूफान, मतलब कोई कारण से वहां अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। वो जो टेलविंड जो होता है, ये जो पैसे बनते हैं बिकॉज ऑफ टेलविंड्स। सो जो टेलविंड मतलब जैसे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें मतलब कोई शॉर्टेज चल रहा है भयंकर, ठीक है, या बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस टू प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, या बॉस्टन टू बैंगलोर, या ऐसा जो भी थीम चल रहा हो, ऐसा बड़ा तूफान चल रहा है क्या, है ना। तो उस टाइप के जो कंपनीज रहेंगे उनको तो कोई माई बाप कोई रोक नहीं सकता, भगवान नहीं रोक सकता, वो तो पैसे कमाएंगे। और ऐसे छोटे मोटे कहीं होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आपको खोजना पड़ेगा। तो वही बता रहा हूं मैं कि आपको जो है ना
यू हैव टू बी वेरी बिजनेस स्पेसिफिक एंड कंपनी स्पेसिफिक। तो जनरलाइज स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी है। परफेक्ट है। तो ये मेरा ऐसा लगता है, ये ऐसे ही 16 भी था और 17 में मेरे को बहुत चेंज नजर नहीं आता है। या फिर यदि ऐसा हो जाए कि सबके सब टैक्स कंप्लायंट हो जाए। ओके। हाँ, मतलब देखिए कुछ मालूम नहीं क्या हो सकता है। 3 महीने में हो सकता है कि ये बताया ना सबको, मतलब पूरा माइंडसेट पर ये हो जाए, बदल जाए और बोले चलो भाई अभी देश के नाम से चलो टैक्स भरें, हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हम टैक्स भरते हैं। तो ये तो काम यहाँ इंडियंस लोग करते नहीं, लेकिन फिर भी यदि बाई चांस यदि मंशा पलट गई और यदि वो ऐसा कर दिए और टैक्स टू जीडीपी 10% से बढ़ के 11.5-12% से आए, फिर तो लॉटरी लग जाएगी। ओके। फिर सरकार के हाथ मजबूत रहेंगे। फिर वो कैपेक्स चालू होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर जॉब ग्रोथ होगा, फिर वो एक चरखा चल जाएगा, फिर वो तूफान हो सकता है, इंडिया कहानी बन सकती है बड़ी। बिल्कुल, वो तो एक कहावत ही है, दोहा है एक्चुअली कि भय बिन प्रीत न होए। तो हमारे हिंदुस्तान में तो हमें अगर डर है तो टैक्स भरेंगे, और वो डर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि एक तरह से अच्छा है आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। लेकिन जो इस साल की बड़ी चर्चा की बात रही और जिसकी वजह से हम साल के अंत में बाजार में साल के निचले स्तरों पर फिर काफी नीचे आ गए, मतलब डिमोनेटाइजेशन। क्या लग रहा है सर, 2017 में भी डिमोनेटाइजेशन का असर दिखने वाला है तो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा दिखेगा या नेगेटिव साइड पर? देखिए, वो हम नेस्ले मोमेंट बोलते हैं ना, मैगी मोमेंट। तो जो डिमोनेटाइजेशन का था वो मैगी मोमेंट तो हो गया, जो गिरना था गिर गया। वो 6500 का भाव था, वो 5000 5,500 का था, वो हो गया। अभी आप उसको 2-4 झापड़ा यहाँ वहां लगा, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ना है। अब यहाँ से सब खराब खबरों के बाद अब जो रिमोनेटाइजेशन की जो खबर आएगा, जो वापस आप लिक्विडिटी सिस्टम में आने लगी, सिस्टम आएगा, और जो लेडीज लोग का जो सब पैसा जो बैंक में आ गया तो ये जो मतलब यहाँ से जो कहानी चालू होगी, और जो आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है, कॉस्ट ऑफ इवेजन जो है, वो काफी बढ़ गया है। और सरकार की जो बातें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो टैक्स रेट भी नीचे करना चाहते हैं। तो एक तरफ तो आपको कंप्लायंस आपको इजी कर दो, और दूसरा जो है कॉस्ट ऑफ इवेजन आप बढ़ा कर दो। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट शायद करे यहाँ से। अब एक बड़ा ट्रिगर जो तुरंत हमारे बाजारों के लिए वो है बजट का, और बजट से पहले बाजार डरा हुआ है। जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी ने दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को डर लग गया, हालांकि वित्त मंत्री जी ने संभालने की कोशिश की। अब मैं आपसे ये पूछूं, बजट में क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा? मैं तो आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे सर, आप तो कैपिटल मार्केट्स इतने दशकों से देख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कैपिटल मार्केट्स के लिए क्या करने की जरूरत है? और अगर ये बजट आपको पेश करना हो, आप वित्त मंत्री हैं, तो वो क्या काम करेंगे इस बजट में? एक काम कि ये तो मैं पक्के तौर पे कर दूंगा अगर मैं वित्त मंत्री हूं तो ये एक ही चीज यदि करना होना, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 0 कर दूंगा। भले मैं कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 28 करने का उसको 29 ही करूं, मैं 1% रखूं अपने पास, क्योंकि बाजार को जो है ना कोई चीज फ्री में नहीं चाहिए। आप ये भूल जाए कि हमको कोई टैक्स बेनिफिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं, भर के टैक्स देना हो यार। बट व्हाट इज रैशनल, वो तो करो आप। हाउ कैन यू टैक्स द डिविडेंड 3 times? कॉर्पोरेट टैक्स 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और उसके ऊपर से 10 लाख रुपए का डिविडेंड तो फिर 12% भरो। अरे कौन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? अच्छा, बाजार में खरीदते क्यों शेयर? सिर्फ डिविडेंड के लिए। अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इन लाइफ ऑफ द कंपनी, ओनली डिविडेंड, उसको ही आप डिटेल कर रहे हो। आपको तो आप क्या कर रहे हो? सबको लोगों गोल्ड की तरफ भेज रहे हो, रियल एस्टेट की तरफ भेज रहे हो, लैंड स्पेकुलेशन कर। कोई यहाँ पर बाजार में आता है नहीं डिविडेंड कमाने के लिए, बिकॉज डिविडेंड देता नहीं कोई। ठीक बात है। सो आपको सबसे पहला जो है डिविडेंड को आपको अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आप कंपनीज को इंकरेज करो कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, बट वो डिक्लेयर करेंगे नहीं। यदि आपको 50, 55, 60% टैक्स भरने का, तो कौन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा?